गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 66 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेटिस्टिक्स। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में भी अजीब लगता है ये स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, इसके साथ वही स्टोरी है जो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ के साथ होती है कि लगातार 4-5 बार इसको लगातार बोल के देखो, जीभ की एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। ठीक है, हिंदी में स्टेटिस्टिक्स को सांख्यिकी कहा जाता है। तो किसी बच्चे को बोलने में इश्यू हो तो कई बच्चे इसको स्टेट्स भी कह देते हैं, कई बच्चे इसको सीधे स्टेटिक्स भी कह देते हैं, तो चलता। अपना उद्देश्य है बात को अंडरस्टैंड करना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये अपना डाउट ग्रुप है, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपके सामने दिख रहे हैं दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है अपने पास मीडियन का, एक फॉर्मूला है अपने पास मोड का। अब यहां पर ध्यान रखना, तीन चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका होगा यहां पर मीन कह लें, या फिर आगे टर्म आ जाएगी। वैसे तो ये सारी की सारी चीजें माध्य कहा जाता है। फिर अगली टर्म है आपकी मीडियन, जिसे हम लोग एक सीधे सीधे कह सकते हैं माध्य का। और एक अगला आता है अपने पास मोड या फिर बहुलक। हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे, देखो दो पार्ट होंगे इसके। आज वाले में तो कई सारी इधर उधर की बातें चलेंगी। जाहिर सी बात है कि भाई जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कम से कम उसके बारे में हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि ये क्या चैप्टर है, कैसा है। डील कौन कौन सी क्लास को करेंगे हम लोग, 9th क्लास को और 10th क्लास को, जो NCERT के सिलेबस के अंदर है। क्योंकि NCERT के जो सिलेबस में बात दे रखी है वो भी इतनी ज़्यादा है कि उतना कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को वैसे तो आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तो मैं आपको, अगर आपको जैसे कहीं मीडियन निकालनी हो, इस फॉर्मूले के बिना भी आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको सिखा दूंगा। मोड वाला पार्ट है, इस वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसा करना संभव है, लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा है। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के अंदर कई सारे एग्जांपल्स की हमें नीड पड़ती है। मीडियन के अंदर नीड नहीं होती है। मीडियन तो एक या दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इतने में आपको समझ आ जाएगा कि भाई बिना फॉर्मूले भी मीडियन को फाइंड किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक केस हैं जहां पर इस फॉर्मूले की नीड होती है। बाकी आपका मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इन सबको निकालना बड़ा ही आसान होता है। अब इसको जब हम लोग समझ लेंगे तो फॉर्मूला वैसे याद करना आसान हो जाएगा। तो स्थितियां वही बनती हैं कि फाइनली आपको याद भी हो जाएगा और आपको याद भी रखना है। याद क्यों रखना है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ ले कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है। ये जो आपके पास MMM दिख रहे हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारी हमें जानने लायक यहाँ पर बातें मिलेंगी। अब देखो ये जो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th हो गया, इनमें जो स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस है वो असल में देखा जाए तो मेरे शब्दों में सुनोगे तो वो एक तरीके से झूठा मूठा सा ही काम है। झूठा क्यों कहा भाई इन सारी चीज़ों को, देखो ये बस एक रास्ता है थोड़ा सा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को इतनी क्लासों में पढ़ाया जाता है। जैसे एवरेज है अपने पास, शुरुआत करते हैं एवरेज से। एवरेज हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पर उसका नाम हमारे पास रहेगा मीन। एवरेज जो होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि एवरेज से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, एवरेज से हमें कुछ खास नॉलेज नहीं मिलता। और ये जो स्टेटिस्टिक्स है इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी नीड क्यों पड़ी। अब इसके अंदर जैसे आपने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे, जैसे PC महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस का मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है।
और जैसे बीटेक वाले बच्चे होंगे तो लाप्लास का नाम भी सुना होगा, लाप्लास और फोरियर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं उन सब ने इन सारे नामों को सुन रखा होगा। तो असल में लाप्लास का यूज भी यहाँ पर होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पर काम किया है, इवन दो इन पर काम करके तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है। तो हमें कई सारी चीज़ें जो हमारे काम लायक है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ मैं आपको वो किताब वाली बात ना आपके सामने रख के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करवाऊँ कि एक्चुअल में ये क्या मामला है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कितना यूज होता है, चीज़ें कितनी रिलेवेंट है। एग्जाम में तो ऐसा है 2 सेशन होंगे, दूसरा सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके स्टार्टिंग में मैं आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज भी करवाऊंगा। तो अगर आप सिर्फ दूसरा सेशन देखकर भी जाएंगे तो भी आपकी एग्जाम के सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी है कि इन सारी चीज़ों का जन्म कैसे हुआ, एक प्रॉपर मैनर में रास्ता तय करके हम लोग जाएं कि भाई ये जो मीडियन हो गया आपका जो मोड हो गया, आपका मीन हो गया, ऐसा केस आता है तब कैसे निकालते हैं, डेविएशन क्या होता है। हालांकि जब मैंने एसएससी और सीडीएस के लिए आपको पढ़ाया था एवरेज चैप्टर, तब भी आपको डेविएशन एक्सप्लेन किया था कि असल में विचलन क्या है, और ये जो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है हमारा, इसका यूज हम लोग अपनी मैथ्स में कहाँ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके बेसिस पर सारी मैथ सोल्व कर लोगे, कुछ कुछ पार्ट अपने ऐसे हैं वहाँ पर इन चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। तो देखो एवरेज से हमें कुछ खास पता नहीं चलता। देखना जैसे एवरेज से अगर हम लोग कहें कि 2 आदमी हैं अपने पास और दोनों की जो एवरेज इनकम हमने निकाली वो हम लोगों ने निकाल ली मान लो 2 लाख करोड़, बहुत बड़ा डेटा है 2 लाख करोड़। इन दोनों आदमियों के बारे में आपकी क्या राय है, ये कितने अमीर होंगे। अब कोई कहता है कि सर ये तो भयंकर ही अमीर हैं दोनों आदमी। हो सकता है एक हमने असिस्टेंट लोको पायलट को लिया हो, रेलवे में लगा हुआ आदमी है, और एक हमने मुकेश अंबानी को लिया हो, दोनों की इनकम रखी हो, एवरेज निकाला और इसकी वजह से 2 लाख करोड़ आ गया। क्या समझे यहाँ से हमें समझ आया कि अच्छा ये तो भयंकर, मतलब वो झूठ वाला काम हो गया आपका कि यहाँ 2 लाख करोड़ दिख रहा था, देखते ही फीलिंग आ रही थी दोनों गजब के अमीर आदमी होंगे, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई रखी तो ये आया। ऐसा भी हो सकता है एक आदमी की 1 लाख करोड़ हो, एक आदमी की 2 लाख करोड़ हो, दूसरे की भी 2 लाख करोड़ हो, ऐसी भी संभावना है। जैसे आपने पढ़ा होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम भी होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी पर कैपिटा इनकम होता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होंगे उनको अच्छे से पता होगा, पर कैपिटा इनकम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि मान लो 2018-19 के अंदर अपने देश की पर कैपिटा इनकम 1,25,000 रुपए थी, ठीक है। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर आप कौन सी बता रहे हो, पैरिटी वाली बता रहे हो, परचेजिंग पावर है, ये डेटा भी रैंडम, मेरा एक अनुमान है कि रफ इतना सा डेटा आपका चल रहा था। 1,25,000 पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम आपकी कितनी थी देश की, पूरे देश की इनकम के अंदर आपने पॉपुलेशन का डिवीजन किया। तो असल में देखा जाए तो ये क्या होता है आपका एवरेज होता है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं मीन होता है। तो इसका मतलब 1,25,000 रुपए निकल के आई। इससे कोई भी रैंडम आदमी, आप कहोगे कि भाई वहाँ एक देश है इस टाइप का, भारत जिसका नाम है, वहाँ पर रहने वाले आदमियों की पर कैपिटा इनकम 1,25,000 है, उससे उस आदमी को क्या फीलिंग आएगी, वो ये सोचेगा कि यार 1,25,000 कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक साल के अंदर इतना ही पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है ठीक है वहाँ पर कोई भूखमरी नहीं होगी, ठीक ठाक काम चलता होगा। लेकिन देश की एक्चुअल स्थिति आपको पता है कि ऊपर वाले अगर हम लोग 1,000 लोगों को यहाँ से निकाल दें, 1,000 लोगों को ऊपर से निकाल दें, तो ये पर कैपिटा इनकम जब आप निकाल करके देखोगे तो ये 8-10 हज़ार रुपये भी नहीं बचेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो साल भर में 4-5 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पाते, या यूं कह लो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो साल भर में 1,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। अब आप कहोगे 1,000 रुपये ऐसे कैसा हो सकता है देश के अंदर, हो सकता है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर मान लो उनको भीख मांगने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबी की वजह से, भूखमरी से भी बहुत सारी मौत हो रही है। उसका रीज़न क्या है, आदमी के पास 100 भी रुपए होंगे, भूख मरने की ही नौबत आ गई है तो वो कम से कम खाना तो खरीदेगा। तो इसका मतलब एवरेज जो है वो भी कुछ खास नहीं बताता है,
और स्टैटिक्स के अंदर एक एक पायदान आप चढ़ते जाते हैं, तभी आपको एकदम क्लैरिटी लाने के लिए इन सारी चीज़ों की नीड होती है, मीन की, मोड की। 12वीं तक वाला जो सिलेबस है उसमें कुछ खास आइडिया नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे कुछ पढ़ते हैं तब आपको आइडिया लगता है कि असल में इस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। तो बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ गई होगी आपको कि इससे को एवरेज जो चीज़ होती है या मीन जो होता है उससे आपको कुछ खास आइडिया नहीं लगता है। और एक एग्जाम्पल और लें, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर गए और वहाँ पर आपने एक झील देखी। समझना बात को कि एवरेज और मीन कैसे ये एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाता है। आपने एक झील देखी, झील पर एक बोर्ड टंगा हुआ था किनारे पर, उसमें लिखा हुआ था कि इस झील की जो एवरेज गहराई है वो है आपकी 5 फीट। अब मान लो आपको ये लगता हो कि यार मेरी हाइट जो है वो तो 6 फीट है और इसकी एवरेज गहराई कितनी है, 5 फीट। इसका मतलब अगर मैं झील में कूदता हूं तो मरूंगा तो नहीं, पानी मेरे कुछ यहां तक आ जाएगा। आपने क्या किया, इस झील के अंदर छलांग लगा दी। अब पता चला जहां आपने छलांग लगाई वहां से वो कितनी थी, 10 फीट थी। क्या हुआ, डूब गए। तो इसका मतलब ये हो गया ना आपके साथ धोखा। आपने असल में देखा तो आपने एवरेज को पढ़ा है। क्लियर। ऐसा भी हो सकता था एक रिवर्स केस, मान लो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैरना आता है। अब आपने क्या देखा, दोस्तों के अंदर हवाबाजी करने के चक्कर में देखो कि मैं वहां ऊपर से कूदूंगा। आपने दिमाग लगा लिया कि अच्छा 5 फीट है, इतनी ऊंचाई से गिरूंगा, क्योंकि तैराक बने हुए हैं तो आपको तो आइडिया ना कहाँ से कितना गिरोगे तब कितनी गहराई में जाकर के लगोगे। तो आपने दिमाग लगाया कि अच्छा इनको मैं ऊपर से कूद के दिखाता हूँ। आपने जंप लिया, तैरना आपको अच्छे से आता है, दोस्तों में हवा बनाने के चक्कर में आप कूद गए। अब जहां आप कूदे वहां ऐसा हुआ कि पानी 1 ही फीट था। अब क्या होगा, कमर टूट जाएगी। और तो क्या, जिनमें हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे वही आपको कंधे पर उठा करके घूम रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है एवरेज की वजह से, हम कुछ और ही मान लेते हैं। तो एवरेज जो है वो इतना खास नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 2 फॉर्मूले हैं, प्रयास करना कल तक इन दोनों को याद कर लो। एक फॉर्मूले का तो मैं सीधे सीधे समाधान कर लूंगा, लेकिन याद करने हैं। अब यहां पर देखो, आपको एक बात और दे रखी है ऊपर, डेटा या आंकड़े, और इनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर बदलना ही असल में देखा जाए तो स्टेटिस्टिक्स होता है। हम लोग यहाँ पर 9th और 10th क्लास की बात करेंगे तो एक एक करके मैं आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। देखना जरा, इसने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण होता है, उसे हम लोग रो डेटा कहते हैं। बात को ध्यान से समझना, असल में क्या है। मान लो आपकी स्कूल के अंदर एक हिंदी का टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपके 100, ठीक है। और इस टेस्ट के अंदर टोटल आपके पास है 50 स्टूडेंट्स। क्लियर। अब टीचर आपको ये कहता है टेस्ट हो गया है, सबको उनकी नोटबुक वापस मिल गई है, सबको मार्क्स दे दिए गए हैं। टीचर आपको कहता है कि भाई सबके जाओ और मार्क्स नोट करके लाओ। तो आप जाते हैं, एक एक के मार्क्स नोट करते हैं। कोई कहता है मेरे 70 नंबर आए, कोई कहता है 81 आए, कोई कहता है मेरे तो 36 ही आ पाए, कोई कलाकार 24 भी लेकर बैठा है, कोई 97 भी लेकर के बैठा है, एटसेट्रा। तो इस हिसाब से आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है 50 स्टूडेंट के मार्क्स का, इसी को कहा जाता है रो डेटा। रो डेटा से क्या होता है भाई, रो डेटा से हमें कुछ अच्छी खासी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये ढूंढ लोगे कि भाई मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के आए या फिर मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के आए। इतना ही आपको पता चल सकता है, इससे ज़्यादा आप चीज़ों को नहीं बता सकते। तो ये रो डेटा है। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो जाते हैं। आपने मान लो इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया, फिर या फिर आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। जैसे ही आप इस डेटा को अरेंज कर लेंगे तो ये होगा डेटा का रिप्रेजेंटेशन। कई टाइप का हो जाता है। जैसे आप एक तो यही कर सकते हो कि जैसे क्या हुआ, एक स्टूडेंट के 24 आए, सबसे कम मान लो 24 वाला है, फिर 26 वाला, फिर 27 वाला, 27 पर 2 लोग हैं, फिर मान लो 30 वाला, इस टाइप से आपने लिखते। एक तो ये हो सकता है।
रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दिमाग लगा लें कि भाई 0 से 20 तक कितने लोग हैं, फिर आप दिमाग लगा लें कि 21 तक कितने लोग हैं, तो इस टाइप का भी मामला हो सकता है। तो आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपकी क्या नीड है वो डिसाइड करेगी आपका रिप्रेजेंटेशन। जितना बेहतर आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या है, हिस्टोग्राम की तरह का यूज करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ग्राफ भी बना सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में होता है टेबल वाला डेटा, तो ये मान के चलो आजकल नकली चीज हो गया, ग्राफ से चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाती हैं। जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि भाई आपके जो मार्क्स हैं, मान लो आप आजकल तो टेस्ट वगैरह जो लेती है ना, ये जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, ऐप वगैरह हैं, तो वो आपको ग्राफ देना दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे एक पहले तक क्या होता था, आपने मान लो 30 टेस्ट दे दिए, अब किसी के अंदर मान लो 100 में से 90 नंबर आए, किसी में 75 आए, किसी में 80 आए, इससे कोई खास आइडिया नहीं लगता था। लेकिन अगर आप इनका ग्राफ देखते हो तो ये लोग आपको ऐसा ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं कि टेस्ट 1 से लेकर 30 तक आपके मार्क्स, तो आपने मार्क्स वगैरह कुछ इस हिसाब से देखे। तो यहां से आप समझ सकते हो कि अच्छा मेरे अंदर धीरे 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 सुधार हुआ है, और अब मेरी क्या स्थिति चल रही है, अब मैं डे बाय टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। तो ग्राफ जो होते हैं वो इजी वे के अंदर और समझ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भाई, हो सकता है कुछ बच्चों को देखो भाई आज का सेशन कुछ बोरिंग भी लगे, लेकिन मुद्दा ये है कि जो मैंने सोच रखा है वो तो मुझे पढ़ाना वैसे भी है, और कल की जो क्लास होगी बिल्कुल उससे काम चल जाएगा। लेकिन कल मैं किसी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में जा करके, तो पेशेंस बनाएं और सुन लें। देखो एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, हमने एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, मान लो समझ दिख नहीं रहा हो प्रॉपर। 10 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे रखे हैं। अब आपसे पूछता है रेंज या फिर परिसर। जो यहां आपने शब्द देखा, शब्द क्या आपके पास, रेंज, हिंदी में इसे कहा जाता है परिसर। रेंज, रेंज एक्चुअल में है क्या, जो आपका मैक्सिमम है और जो आपका मिनिमम है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, असल में वही रेंज है। जैसे ये डेटा इसने दे रखा है, तो यहां पर देखो इसने रो डेटा ही रख दिया आपके सामने सीधे सीधे। एक स्टूडेंट के 55 मार्क्स हैं, फिर 36 है, 95 है, 73 है, 60 है, 42 है, 25 है। तो इसका मतलब यहां पर आपको रेंज निकालने में भी चैलेंज आ सकता है। जैसे मैक्सिमम ढूंढोगे, पूरे में आपने दिमाग लगाया कि अच्छा 95 है, माइनस किया आपने, इसके अंदर सबसे कम आपको क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। अगर इसे ही आप प्रॉपर मैनर में अरेंज कर देते तो ये जो सवाल है ये आप तुरंत के तुरंत सोल्व कर सकते थे। तो रेंज क्या आ गई भी, 95 में से आपने इसको लेस कर दिया, तो आपकी जो रेंज निकल के आई है वो कितनी होगी, 70। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी मैंने एग्जाम में देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इनको ध्यान से सुनते जाओ। बस आपका काम है इनको सुन लो, समझाने का काम मेरा है, बिल्कुल दिमाग में चीजें चली जाएंगी। अब देखना जरा आगे, इसने सवाल थोड़ा सा बड़ा उठा लिया। इस बार क्या दिया भाई आपको, इस बार आपको 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे दिए, एक के 10, 20, 36, फिर 92, 95, 40, 50, 56, 60। अब इस डेटा को देख करके तो वैसे ही दिमाग हिल जाएगा कि भाई यहाँ से क्या तो निकालें, क्या अरेंज करें, क्या छोड़ें। तो रो डेटा के साथ समस्या यही होती है कि हम एक तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, गिना चुना कुछ निकालोगे तो भाई इसकी रेंज निकाल सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा नंबर आपको 92 दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, 92 ही मैं देख पा रहा हूँ। सबसे कम मुझे नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर 10, जो कि स्टार्टिंग के अंदर ही है। रेंज क्या होगी भाई, 92 में से 10 को लेस कर दिया, इसकी रेंज हो जाएगी 82। अब बात को थोड़ा सा आगे और स्मूथ करके समझते हैं। यही जो बात आपको दे रखी थी अभी, देखना जरा, 30 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे रखे थे। इसको जूम कर देता हूं, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा अच्छे से। देखो आपको जो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे थे यहां पर, अब इनको क्या किया, इसने अरेंज किया थोड़े प्रॉपर मैनर के अंदर। इसका भी एक अपना नाम होता है, क्यों रखा गया है, इसके रिप्रेजेंटेशन में सारी की सारी बातें छिपी हुई है। देखना जरा, अंक इसने लिखे हैं लेफ्ट साइड में, आपको दिख रहा होगा 10 नंबर, 20 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर से लेकर 95 नंबर तक, ठीक है। स्टूडेंट्स की संख्या, अब यहां पर देखो एक शब्द निकल के आया आपके सामने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या फिर इसे बारंबारता कहते हैं।
हिंदी में इसे बारंबारता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसको देख करके आप क्या कह सकते हो? टेबल को समझना, वो जो पुराने वाली अभी अभी आपके सामने टेबल रखी थी, ये वाली सेम वो का वही है। इन्हीं 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन्हीं को एक टेबल की फॉर्म के अंदर रख दिया। अब इसका मतलब समझना, 10 अंक है, आगे फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है एक। इसका मतलब क्या है? एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं, 20 नंबर भी एक ही बच्चे के आए हैं। फिर देखा 36 नंबर, फ्रिक्वेंसी कितनी? 3। इसका मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20-20 नंबर आए हैं, 36-36 आए हैं। 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40-40 नंबर आए। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब वो होता है कि कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है। आगे चल के जब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटी सी बात हम लोग यही कहेंगे कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को क्या कहा जाएगा? बहुलक। ठीक है भाई, चलो अब इसने इसके नीचे एक नाम दिया, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर इसे नॉर्मली कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये नाम क्यों पड़ा भाई? अनग्रुप्ड क्यों कहा इसे हम लोगों ने? अवर्गीकृत। रीजन ये है कि लेफ्ट साइड में इसने जो आपके सामने मार्क्स लिख रखे हैं इनका ग्रुप नहीं बनाया है। इसने इतने जितने भी टाइप के लोग थे सबको शामिल कर लिया। अगर ये कहता कि 0 से 10 नंबर वाले इतने बच्चे हैं, 10 से 20 वाले इतने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले इतने बच्चे हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक ग्रुप है, ये अगला ग्रुप है, ये उससे अगला ग्रुप है। अगर ऐसा होता तो इसे हम लोग क्या करते? वर्गीकृत वाली सारणी। ठीक है, ग्रुप्ड हो जाता। यहां कोई ग्रुप नहीं बना रखा है। अब देखो, जब भी कभी ये ग्रुप बनता आगे चल के एक बात और आएगी। मान लो किसी बच्चे के नंबर आ गए 9, तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? तो आप सीधे कहेंगे कि 0 से 10 मार्क्स वाले ग्रुप में जाएगा। अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आ गए तो कौन से ग्रुप में जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 10 तो 0 से लेकर 10 तक तो यहां भी है और 10 से 20 यहां भी है, तो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ग्रुप बाद में आता है, जो बाद में मतलब बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं हम लोग, हमेशा ही आप टेबल देखोगे इस टाइप की, तो एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो 0 से 10 वाले, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो उसे हम लोग 9 वाले को इसमें शामिल करेंगे, 8 नंबर वाले को इसमें करेंगे, 7 वाले को इसमें करेंगे, ठीक है, 3 वाले को इसमें करेंगे, 10 नंबर जिसके आए हैं, 11 जिसके आए हैं, 19 जिसके आए हैं उसको इसमें रखेंगे, 20 वाला किस में जाएगा? जिसके आए हैं वो इस ग्रुप में चला जाएगा। तो जो ऊपर वाला ग्रुप होता है उसके अंदर मामला चला जाता है, या यूं कहे जिसकी लोअर लिमिट 10 है उसी के अंदर 10 नंबर वाला स्टूडेंट चला जाएगा। इनका ध्यान रखते चलना, क्योंकि ये जो चीज है मीडियन फाइंड करने में हेल्प करेगी, वहां पर हमें जज करना पड़ता है। चलो भाई और आगे चलते हैं। देखना जरा यहाँ पर, फिर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होती हुई आपको दिख रही होंगी, तनाव नहीं लेना है। 9वीं क्लास के बच्चे ये बात पढ़ते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल वही उठा करके आपके सामने रखे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझाने के लिए जरूर मॉडिफाई किया है। तो तनाव तो किसी भी प्रकार का नहीं लेना है कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी टेबल है, एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी टेबल। एग्जामिनर भी सोचता है कि छोटे मोटे सवाल से भी आपको ज्ञान है या नहीं है उसका पता किया जा सकता है। इसने क्या कहा है देखना, ट्री का प्लांटेशन किया गया है, पेड़ लगाए गए हैं। स्कूल कितनी है? 100 स्कूलों में पेड़ लगाए गए हैं। हर स्कूल में क्या होता है? 100 पेड़ लगाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर 10,000 पेड़ों को लगाया जाता है। मान लो कोई वन महोत्सव वगैरह चल रहा होगा कि नेताजी ने कहा होगा कि भी ये मेरे ज़िले की ये 100 स्कूलें हैं, तो ऐसा करेंगे हर स्कूल के जो बच्चे हैं मिलकर के अपने आसपास के एरिया में 100 पेड़ लगाएंगे। अब 2 महीने के बाद क्या किया गया? एक सर्वे किया गया। हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल ने सोचा कि भी जो पेड़ वेड़ लगाए उनका क्या हिसाब किताब है। तो पहली स्कूल ने जितने भी पेड़ लगाए थे उनमें से जिंदा कितने बचे हैं? 95, ऐसा समझ लो। ऊपर से नीचे हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। तो अगले वाले में आप ये वाला देखोगे, फिर 76 हो गया, उससे नीचे 75, फिर आपका 89, फिर 93, 86, 87, 69, 92, 53। ये उन पेड़ों की संख्या है जो जिंदा बचे हैं पूरी की पूरी 100 स्कूलों में से। 10,000 पेड़ लगाए थे। चलो भाई, फिर इसको क्यों रखा है यहाँ पर, बात को समझना। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें क्या था? 10 नंबर जिस बच्चे के आए हैं उसको शामिल किया, 20 नंबर के 3 बच्चे हैं तीनों को शामिल किया,
36 नंबर जितने बच्चों के थे 3 बच्चों के उनको भी शामिल किया। तो इसका मतलब वहां जितने भी टाइप के नंबर थे सारे के सारे लोगों को शामिल कर दिया। अगर वैसी ही टेबल हम लोग यहाँ पर बनाते, हर स्कूल ने 100 पेड़ लगाए हैं, किसी स्कूल के 40 जिंदा है, किसी के 42 जिंदा है, किसी के 73 जिंदा है, तो टेबल बहुत बड़ी बन जाती, चैलेंज आ जाता। तो इसलिए क्या किया जाता है कि भाई इन पेज का भी तो महत्व है, कि ऐसा नहीं है कि आप डेटा एग्जिट करने के चक्कर में मामला इतना टिपिकल कर दें कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो ग्रुप इसने क्या किया भाई 20 से 29 बचे हुए पौधे, इसने दिमाग लगाया कि भाई सबसे नीचे की जो रेंज है 20 पौधे तो हर जगह बचते ही बचते हैं, उससे कम जो है ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो टेबल कहाँ से बनानी स्टार्ट की, ऐसी स्कूल जिनमें 20 से लेकर 29 तक पौधे जिंदा है, 30 से लेकर 39 तक पौधे जिंदा है, 40 से 49 तक जिंदा है, इस टाइप के। सामने अगेन वही शब्द बारंबारता या फ्रीक्वेंसी किसको बताता है, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार को बताता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। सबको ऐड कर दिया, स्कूल कितने आगे 100। तो यहां पर फायदा क्या हुआ, यहां फायदा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा डेटा था, लेकिन आपने जैसे ही उन सब की ग्रुपिंग कर दी तो वो इस टाइप का हो गया। अब एक बात बताना मुझे, अगर यही की यही टेबल में वेट ऑफ पीपुल के लिए ट्राई करूं कि मान लो मेरे पास 100 लोग हैं कुल मिलाकर के, और उनका कुछ वजन दे रखा है यहां पर, किसी का वजन कुछ है, किसी का 20 किलो से नीचे मेरे पास यहां पर भी कोई आदमी नहीं है, क्या ये टेबल इसी टाइप से बनाई जा सकती है? तो एक तो हो सकता है अपना जवाब हाँ। एक समस्या पैदा हो जाएगी यहां पर, मान लो किसी आदमी का वेट 29.5 kg है, अगर उसे मैं इस टेबल में फंसाना चाहूं तो वो कहाँ आएगा? इन्होंने तो पेड़ों के लिए की है, ऐसा तो है नहीं कि सर ये वाला जो पेड़ है ना ये आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है, ऐसा थोड़ा ना डेटा देखा होगा कि सर ये जो पेड़ है ना आपको दिख रहा है ये 25% जिंदा है 75% मर गया है। पेड़ का सिंपल सा केस था कि या तो वो पेड़ एकदम नष्ट हो गया या फिर ठीक पड़ा है। तो इस चक्कर में इन्होंने 20 से लेकर 29 तक एक रेंज चुनी, फिर आगे 30 से 39 तक एक रेंज चुनी। लेकिन अगर यही वजन होता आपके सामने इतने लोगों का, तब बताना संभव भी था और नहीं भी था। अगर मान लो 29.5 kg का कोई आदमी होता तो किस ग्रुप में शामिल करते, तब चैलेंज आ जाता। तो उस केस में ग्रुपिंग कैसे की जाती है, उस केस में ऐसे करते 20 से 30 तक की रेंज, फिर 30 से 40 तक की, जहां ये खत्म हो रहा है एग्जिट वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब 29.5 kg वाला आदमी इस ग्रुप के अंदर चला जाता, आगे वाला उससे अगले में 30 किलो वाला कहाँ जाता, यहां लिखूं या यहां लिखूं, जिसकी लोअर लिमिट 30 है वहां पर चला जाता। छोटी छोटी बातें हैं, बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि सेकंड सेशन है उससे आपके सारे सवाल एग्जाम के सोल्व हो जाएंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो तो उनके लिए समझना आसान होता है, वरना मैं चाहता तो ये जो डिज़ाइन किया था हमने 90 डेज का कोर्स, मैंने सारा का सारा ऑब्जर्व किया और ये देखा कि यार रेलवे तो कोई बेहतर ढंग के सवाल तो पूछ नहीं रहा है, एक ही क्लास रख लेते हैं। फिर एक चुनौती ये आ गई कि यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा रटने में विश्वास नहीं रखते, उनके वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। तो यही सोच करके मैंने यहाँ पर 2 क्लासेज स्टेटिस्टिक्स की आपकी डाली हैं। तो इन चीज़ों को बस आज के सेशन को आप देखते जाओ, आज कुछ उतारना आपको मेरे हिसाब से नहीं उतारना है, अगली क्लास की एक एक बात आपको देखनी है और वहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से आपकी ग्रुपिंग की जाती है। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि रो डेटा जो आपका होता है वो कोई खास नहीं होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना पता लगा सकते हैं कि भाई ये हिसाब किताब है, सबसे ज़्यादा नंबर किसके, सबसे कम नंबर किसके। फिर हमने क्या किया था, अवर्गीकृत, नॉन ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड, और ये वाला क्या है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। यहां पर इन दोनों में भी डिफरेंस है, अवर्गीकृत होगा मतलब आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे, टेबल बहुत लंबी चली जाएगी, कोई खास आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो आप क्या करते हो, इन सारी की सारी चीज़ों की ग्रुपिंग करते हो। अब यहां से कुछ आइडिया लग जाता है कि भाई देखो 23 स्कूल ऐसे हैं 100 में से जिनमें 80 से 89 तक पेड़ जिंदा बच के, ये परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक है, इसका हिसाब देख करके भी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। चलो भाई थोड़ा और आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर मूव करें तो अपने सामने कुछ शब्द निकल के आते हैं कि आंकड़ों का जो आलेखीय निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है,
सीपीओ ने सवाल पूछे थे इसके ऊपर, मतलब सवाल तो कई बार है, कुछ तो सवाल इसी टाइप के थे जिनके अंदर उसने यही कह दिया था कि यहाँ पर मीन निकाल के बताओ। मीन का मतलब ऐसे एवरेज ही होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कई टाइप का होता है, बार ग्राफ बनाए जाते हैं, हिस्टोग्राम बना करके आपको ये सारी की सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं। फिर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स बनाए जाते हैं। असल में देखा जाए तो वो हिस्टोग्राम का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। अपने को नीड है नहीं, अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बता देना। बिल्कुल सवाल जरूर डिस्कस करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन इनके अंदर बहुत गहराई में अपने को यहाँ पर अभी जाने की नीड नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग, और एक 9th क्लास की एनसीईआरटी में बड़ा ही शानदार सा एग्जाम्पल दे रखा है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ से हमें अगर इस पार्ट को भी आप देखते हैं और रेलवे के पुराने पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं तो मेरा एक अनुमान है कि आप 70% सवालों को निपटा देंगे सिर्फ इसी बात से। जो आपको ये बात दिख रही है, इतना यहाँ पर जो कॉमन सेंस आपका डेवलप होगा उसको यूज करके रेलवे ने अब तक जितने सवाल पूछे हैं उनमें से 70% का निपटारा आप इजीली कर ले जाएंगे। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। टेंडेंसी क्या होती है, मतलब एक आपके कुछ विचार होते हैं कि कोई आदमी अच्छा है। अब अच्छे के क्या होते हैं, मायने कुछ अलग होते हैं। कोई कहेगा कि नहीं यार वो बीड़ी सिगरेट वाला नहीं होना चाहिए, वो खराब होता है। एक आदमी से कहोगे कि भाई अच्छा आदमी कौन है, वो क्या कहेगा कि मान लो जो सुबह 4 बजे उठता है रात को 10 बजे ही सो जाता है वो अच्छा आदमी है। किसी से पूछोगे वो क्या कहेगा, वो कहेगा कोई आदमी गाली वाली ना देता वो अच्छा आदमी है। तो ये सबकी एक अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर भी स्टेटिस्टिक्स में हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो अपनी भी अलग अलग टेंडेंसी हो जाती है कि एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, हमें किस तरफ जाना है। तो उसकी तरफ हम लोग जाएंगे तो सहारा क्या है, मीन निकालना है, जिसकी वजह से हमें पता चले कि जो भी हमारे पास डेटा है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या मीन से निकालनी संभव है। तो वहाँ हमारी टेंडेंसी हो गई मीन या फिर माध्य। मीन के आगे ही मैंने एक शब्द लिख रखा है यहाँ पर एवरेज। तो ये असल में देखा जाए सेम टू सेम आपका एवरेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडियन या फिर माध्य का, या फिर इसके लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है माध्यक। तो ये होती है आपकी पोजिशनल, ये आपका होता है पोजिशनल एवरेज। जो पीए लिख रखा है उसका मतलब नोट कर लेना, ये आपका होता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब यहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे एकदम जो मिड आपकी जो पोजीशन होती है वहां पर जो डेटा मौजूद होता है असल में वही आपका होता है मीडियन, माध्य का या फिर माध्यक। एक शब्द आपको दिख रहा होगा मोड, मोड या फिर बहुलक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, या फिर ऐसे कर लो भाई, एक नकली सा तरीका भी है याद करने का, जिसका लक सबसे ज्यादा। जैसे हम किसी जमाने में इनको पढ़ा करते थे, 12th के बाद भी एक बार और पढ़ने का मौका मिला तो हमारे गुरुजी ऐसे ही हमें समझाते थे कि मान लो गिफ्ट वगैरह कहीं मिल रहे हैं, किसी क्लास के अंदर प्राइज वगैरह मिल रहे हैं, तो एक आदमी, एक बच्चा है, उसे 3-4 बार मिल गए, तो इसका मतलब उसका लक खूब काम किया, बार बार उसी को गिफ्ट मिल रहे थे। तो इसका मतलब उस क्लास का जो मोड है उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर, वो पर्टिकुलर लड़का है, उसका लक बार बार काम कर रहा था, इसीलिए उसको बार बार क्या है, प्राइज मिल रहे थे। तो बहुलक का मतलब होता है जो चीज सबसे ज्यादा बार आएगी। एक एक करके इस एग्जाम्पल से हमें कई सारी चीजें सीखनी है। इजी सा है, देखना जरा असल में है क्या। एक एग्जाम होती है, एग्जाम के अंदर कुछ सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के नाम आगे लिख रखे हैं, आपको दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स या फिर भौतिकी, केमिस्ट्री या फिर रसायन, मैथ्स या फिर गणित। एग्जाम कौन देता है, एक तो मैरी एग्जाम को देने जाती है, एक हरी एग्जाम को देने जाता है। मान लेते हैं 10 नंबर की एग्जाम थी, हर एक पेपर 10 नंबर का था, मार्क्स आए मैरी के, देखो हिंदी के अंदर 10 नंबर है, इंग्लिश में 8 हैं, फिजिक्स में 9 है, केमिस्ट्री में 8 है, मैथ्स में 7 है। हरी की बात करें तो 4, 7, 10, 10, 10, इस टाइप से मार्क्स आए।
अब समाज के अंदर अगर ये दोनों ही मान लो एक ही मोहल्ले के अंदर रहते हैं, तो एक सवाल यहां पर निकलता है कि यहां पर इंटेलिजेंट जो है वो कौन है, इन दोनों में होशियार कौन है, मैरी इंटेलिजेंट है या फिर हरी होशियार है। अब असल में देखा जाए तो आप मेरे ख्याल से ठीक ठाक एज आपकी हो जाएगी, मतलब 30-32 के आसपास पहुंचना जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे, या फिर 30-35 को भी छोड़ो, इससे पहले ही आपको आइडिया लग जाता है 25 साल के आसपास कि 10वीं क्लास में आपको कहते थे कि इस बार नंबर ले आओ, आगे जीवन मज़े ही मज़े हैं। तो आपने क्या किया, खूब मेहनत की, 90% ले आए। 11वीं में चले गए, अब नंबर ज़्यादा ले आए तो क्या किया, मैथ्स दिला दिया, बायोलॉजी दिलवा दी। मेनली क्या होता है, लड़का है तो इंजीनियर बना देते हैं, लड़की है तो उसे डॉक्टर बना देते हैं। अब घर वाले फिर वही प्रेशर बना रहे हैं, समाज, सोसाइटी, स्कूल, टीचर, ये सब वो कहते हैं कि 12वीं में नंबर ले आओ बस एक बार, आगे जीवन सेट है। फिर आप मेहनत करते हैं, फिर वही हिसाब किताब, मार्क्स ठीक आ जाते हैं। अब क्या होगा, भेजो भाई इसको कोटा, दिल्ली कहीं तो भेजो तैयारी करने के लिए। समाज फिर कह देता है, समाज के अंदर सारे इन्वॉल्व हैं, घर वाले, स्कूल वगैरह, सोसाइटी एक वही है, वाइड डेफिनेशन है इसकी भी अपनी। आप चले जाते हैं, वहाँ भी मेहनत करते हैं, ठीक ठाक है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, अभी तक आपको बहकावे में रखा गया था, रिस्ट्रिक्शन में मामला चल रहा था, अब हो सकता है एकदम कंप्लीट डाइवर्ट हो जाए, पढ़ाई में कोई खास मन ना लगे। फिर भी मन लग जाता है, मान लो एक तो चांस ये बनता है कि भी ठीक कॉलेज मिल गई, वहाँ भी ठीक हिसाब किताब रहा तो बिल्कुल जीवन वैसा वैसा जैसा समाज कह रहा था वैसे चलेगा। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि ये जो मेहनत आप जो होती है अपने दिमाग में सेट करें, ये आपको आजीवन ही करनी पड़ती है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि ये काम कर लेते हैं इसके बाद जीवन में मजे ही मजे हैं, ये काम कर लेते हैं इसके बाद जीवन में मजे ही मजे हैं, मार्क्स के बेसिस पर किसी को जज कर रहे हैं। जैसे ये पूरा मोहल्ला लगा हुआ है कि मैरी इंटेलिजेंट या हरी इंटेलिजेंट, 9th क्लास में बाकायदा ऐसा तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही सटीक जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वैसी सी बातें की है कि जज कर रहे हैं लोग मार्क्स से कि कौन इंटेलिजेंट है। सबके अपने अपने तर्क हैं, मैरी अपने तर्क रखती है, हरी अपने तर्क रखता है। तो ऐसे ही ये समाज भी वही है, बच्चे को झूठे सपने दिखाता रहता है। अभी जैसे कई आपको ऐसे भी सपने दिखाते हों घर वाले, कह रहे एक बार असिस्टेंट लोको पायलट बन जा, फिर जीवन में मजे ही मजे हैं। अब जॉब में स्टार्टिंग में जाओगे तो 5-7 महीने तो ये लगेगा ठीक है, आनंद है एकदम, उसके बाद फिर से वही। तो ऐसा है, हमेशा मान के रहें कि जीवन जब तक आप इस धरती के ऊपर है, हमेशा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के अंदर ही जिस दिन आपने आनंद ढूंढना स्टार्ट कर दिया, वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। क्योंकि इस टाइप की फालतू बातों में विश्वास करेंगे, यही बातें आप अपने बच्चों को कहेंगे कि 10वीं के अंदर मार्क्स ले आओ, मजे ही मजे हैं। बच्चों को भी यही सिखाएं कि हमें आजीवन ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी जा करके मामला सही चलता है। चलो भाई, इनके तर्क सुन लेते हैं कि इंटेलिजेंट कौन है, ये सवाल खड़ा किया गया। तो एक ठीक ठाक जो एवरेज सोच के लोग हैं मोहल्ले के अंदर, वो कहते हैं कि भाई जो मैरी के नंबर आए हैं, मैरी के जो नंबर आए हैं वो कितने हैं, ऐड कर लेते हैं, 10, 8, 18, 18 में 9 जोड़ा आपने, 18 में 8 जोड़ा 26, 26 में 9 जोड़ा 35 और 7 42। मेरे ख्याल से गड़बड़ तो नहीं चल रही होगी ना। 8, 7, 15, 9, 8, 17, 15, 17, 32, 10, 42, 42 नंबर आए। थोड़ा सा सटीक कर देता हूँ, 50 में से आए, परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो मैरी के मार्क्स आए हैं 84%। ठीक है भाई, हरी की बात कर लेते हैं, हरी के कितने नंबर आए देखना, 10, 10, 20, 30, 30, 7, 4, 11, हरी के आए 41, अपोन में 50, गुणा कर दिया 100 से, 41 गुणा 2, 82। अब एक वर्ग है, ये कहेगा कि भाई इस हिसाब से हमने डेटा कलेक्ट किया है, इसके हिसाब से मैरी विजेता होती है, क्योंकि उसके परसेंटेज मार्क्स जो हैं दोनों के कंपैरिजन में वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हमने क्या निकाला, इन सब का हमने मीन निकाला है, इन सब का हमने मीन या एवरेज या फिर माध्य निकाला है। क्लियर है भाई। तो इस वजह से लोगों ने इसको घोषित कर दिया कि भाई ये विजेता है। कुछ लोग थे उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था, उसमें भी स्पेशली स्टेटिस्टिक्स पढ़ रखा था। अब उन्होंने कहा कि भाई इनको ऐसा करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ। तो मैरी के नंबर को अरेंज किया तो सबसे पहले 7 थे, फिर 8 थे, फिर 8 थे, फिर 9 थे और फिर 10 नंबर थे।
हरी के नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, 4 7 10 10 और 10। अब मैंने क्या कहा था, मीडियन जो होता है वो आपका पोजिशनल एवरेज होता है, कि जो पोजीशन आपने असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया, आपका मन करे आप डिसेंडिंग भी कर दें, लेकिन इसको बढ़ता हुआ ही रखें, क्योंकि सारी किताबें इसी फॉर्म में बोलती हैं, तो थोड़ा पढ़ना, जो आप पढ़ते हो वही आपको मिल जाए तो समझना ईजी होता है। तो जो सबसे मिड की वैल्यू आती है वो क्या है, मीडियन। 5 ही वैल्यू है भाई, मीडियन आ गई। एक छोटा सा सवाल और भी निकल के आएगा यहाँ पर किसी बच्चे के दिमाग में, कि सर अगर यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, मिटाना ही पड़ेगा बार बार, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंटेलिजेंट कौन है। तो सबसे पहले तो हमने इंटेलिजेंस का पता लगाना चाहा मीन के हिसाब से, तो यहाँ पर मैरी के जो मार्क्स हैं वो 84% है, और जो हरी है उसके मार्क्स हैं 82%। तो इसके हिसाब से ये आपकी विजेता हो गई। फिर दूसरी स्थिति पर हम लोग आए असेंडिंग ऑर्डर में। उसी मोहल्ले में कोई इकोनॉमिस्ट रहता था, उसने कहा था मामले को असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करो और मैं बताता हूँ असल में कौन इंटेलिजेंट है, आप लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। 5 वैल्यू इसकी, 5 वैल्यू इसकी, सबसे बीच के अंदर जो वैल्यू आती है वही आपकी क्या होती है, मीडियन। इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज कहा जाता है, माध्यक या माध्यिका को। तो दूसरा हमने जो कंक्लूजन निकाला वो किसके हिसाब से, मीडियन के हिसाब से हम लोगों ने निकाला। मीडियन के हिसाब से अगर मैरी की बात करें तो 8 है, और हरी की बात करें तो ये 10 है। इस बार उस अर्थशास्त्री जी ने क्या कहा कि भाई ये विजेता है, हरी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चलो भाई, एक किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर यहाँ पर मान लो कि एक बार 10 मार्क्स और होते और इसके भी मान लो 10 मार्क्स, या फिर इसको ऐसा कर दें, इस तरफ से कर दें, एक सब्जेक्ट में इसके 4 नंबर आए थे और इसके भी मान लो एक सब्जेक्ट में 4 नंबर आए थे, 6-6 सब्जेक्ट होते तो मीडियन कैसे निकलती, क्योंकि तब तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते तो 3 लोग इधर रह जाते, 3 सब्जेक्ट इधर रह जाते, 3 इधर रह जाते, तब मीडियन कैसे निकालते। आपको पता है मिड में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसके जस्ट पास कौन है, इसके जस्ट पास कौन है, 8 और 8, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, मीडियन 8 आएगी। इसकी मीडियन निकालोगे, 3 सब्जेक्ट इधर 3 सब्जेक्ट इधर, बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 7 और 10 डिवाइड बाई 2, 10 7 17 बटे 2, 8.5। फॉर्मूले से जाना चाहते हो, फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी इवन नंबर आएंगे, नंबर n की वैल्यू यहाँ पर सब्जेक्ट कितने 6, तो क्या करोगे n/2 और n/2 + 1, इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे और इनका एवरेज निकालोगे। ठीक है, ये बस टेक्निकल भाषा है, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाएं, बीच में नहीं आता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों पास वालों को पकड़ो, उनका एवरेज निकाल दो। तो बात क्लियर हो गई होगी कि जब आपके पास ओड वैल्यू होती हैं तो मीडियन आपको सीधे सीधे दिख जाती है, और जब आपके पास इवन वैल्यूज होती हैं तो 2 वैल्यू को पकड़ो और उनका एवरेज निकाल दो, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तीसरी बात पर आते हैं भाई, तीसरी बात आपकी क्या है, मोड। मोड या बहुलक। मोड क्या कहता है कि किस पर्टिकुलर चीज का लक बार बार काम किया। तो बहुलक क्या है भाई, मोड या बहुलक, कोई चीज ऐसे मार्क्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मैरी के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, 8 और 8 की। देखो इंग्लिश में भी 8, केमिस्ट्री में भी 8, 2 बार है ना 8 नंबर रिपीट हुआ है। जैसे मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 7 नंबर एक ही बार आए हैं, 8 नंबर 2 बार आए हैं, 9 नंबर एक ही बार आए हैं, 10 नंबर एक ही बार आए। तो 7 अंक आने की फ्रीक्वेंसी 1, 8 अंक आने की फ्रीक्वेंसी 2, 9 अंक आने की फ्रीक्वेंसी 1, 10 अंक आने की फ्रीक्वेंसी 1। अब यहां कोई कहे कि इसका मोड क्या है, तो क्या कहोगे, 2 कहोगे, नहीं, 2 तो फ्रीक्वेंसी है, 2 तो ये बताता है कि भाई कौन सी चीज है ऐसी जिसका लक सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो 8 नंबर का लक सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो मैरी की का जो यहां पर मोड निकल के आया वो ये हो गया। चलो भाई हरी की बात कर लेते हैं। तो हरी का देखना, 4 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी 1, 7 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी 1, लेकिन 10 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी है, किसकी आई है, 10 की। तो इसका मतलब किस नंबर का लक है वो बार बार रिपीट हुआ है, वो आपका बहुलक हो गया। तो इसके हिसाब से ये लोग, अब ये कौन से लोग हैं भाई, ये तो पता ही नहीं किया ना, ये तो आम आदमी हो गए, ये इकोनॉमिक्स हो गए। ये वो लोग हैं ये जो कहते हैं कि यार ऐसा करो कि सबसे ज्यादा जो आए हैं ना, जैसे मान लो आपको कल को इन दोनों बच्चों ने 12वीं क्लास पूरी की है,
इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर तो टॉप 3 सब्जेक्ट, टॉप 4 सब्जेक्ट इस हिसाब से जुड़ेंगे। तो इसके हिसाब से इन्होंने दिमाग लगा लिया, इसके हिसाब से इन्होंने फ्रिक्वेंसी निकाल ली, या फिर अपना कोई और भी दिमाग सेट कर लिया होगा, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाला। तो असल में देखा जाए तो इनमें इंटेलिजेंट कौन है? असल में देखा जाए तो किसी के नंबर देख करके हम पता ही नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंट कौन है। नीचे जो बात लिखी हुई है, एक शब्द और काम में लिया इसने, रेंज क्या होती है? रेंज तो देख ही लिया। मैरी की अगर हम लोग रेंज देखें तो देखना 7 से 10 तक है 3, और हरी की बात करें तो 4 से 10 है 6। तो इसका मतलब रेंज से भी कुछ आइडिया लगता है। रेंज ऐसा मत समझना रेंज से कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कई बार कि इसकी तैयारी में बिखराव बहुत ज़्यादा है, और इसकी तैयारी में उस टाइप का बिखराव नहीं है। मार्क्स इधर उधर नहीं हुए, इसका मतलब इसने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ठीक ठीक ध्यान दिया होगा। इसकी तैयारी में बिखराव ज़्यादा है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो गई। बिखराव ज़्यादा होगा तो कहीं डेविएशन का सहारा लेते हैं तो डेविएशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तक जितने भी बच्चे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आए, मीन या एवरेज बता सकते हैं, मीडियन बता सकते हैं, मोड बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। चलो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं। एक बात और आपको यहां पर दिख रही होगी, बात को जरा गौर से देखना। मीन या माध्य, हमने समझा कि मीन या फिर माध्य जो होता है असल में आपका एवरेज ही होता है। क्लियर है? और एक साइन होता है जो आपको ये दिख रहा है, कई बार काम में लेते हैं, ये साइन आपका होता है सिग्मा का। सिग्मा का मतलब समेसन या फिर आप कह सकते हो एडिशन। जहां कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब है एडिशन। जैसे यूज करने को ऐसे भी लिख सकता है 3, 5, 7, ये डाल के दे दिया। इक्वल में क्या है? ये बताता है कि अंदर जो भी मामला लिख रखा है ना उसको जोड़ के बताओ, तो ये हो गया 15। ठीक है, अपने 10वीं तक के सिलेबस में ऐसी कोई बात है नहीं, तो अपने को इसकी नीड नहीं होगी। नीचे जो बात आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई, इसको भी समझना। नीचे वाला जो पार्ट है, और ये मत सोचना सर ये कोई हाई फाई पढ़ा रहे हो, ये 9th क्लास का ही मैटर है सारा का सारा। और ये आपका एक्स आई, इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करूं, आई बराबर 1 2 लेकर के 5 कर दूं, और यहां पर मैं एक्स आई लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे ऐड करके बताना है किसको? आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? कहां से और कहां तक। रोडवेज की टिकट पर लिखा रहता है ना कहां से कहां तक, वही बात है यहां से यहां तक। आई की जगह पहले क्या लिखोगे? 1, आई की जगह फिर 2, फिर आप 3, फिर 4 और फिर 5। किस चीज को बताता है? मैं मान लो ये कहूं कि 5 बच्चों का टेस्ट लिया गया है, उनके 10 में से कुछ नंबर आए हैं। पहले स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं? 10 में से 7, दूसरे के 2 नंबर, तीसरे के 5 नंबर, चौथे के 8 नंबर, तीसरे के 10 नंबर। तो आप ये भी कह सकते थे कि सीधे सीधे कि क्लास में जो टेस्ट लिया गया है समेसन डाला, समेसन क्या बताता है? एडिशन। किनका? आई बराबर 1 to 5। एक्स आई किसको बता रहा है? एक्स आई बता रहा, आई बता रहा है कितने नंबर का स्टूडेंट है, एक्स बता रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो 5 स्टूडेंट के लिए इस बात को रिप्रेजेंट करना होता, तो रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है। इसी चीज को जो हमने पढ़ा था अभी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और एक्चुअल में मीनिंग निकालोगे तो 10, 8, 18, 20, 25, 7, 32। तो ये इस पूरे का रिजल्ट आप एक साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी दिख रहा होगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है, आई बराबर 1 to n तक दिया रहता है। चलो भाई, इसका मतलब क्या होगा भाई? इस वाली बात का मतलब क्या होगा? इस वाली बात का सीधा सा मतलब है x1 प्लस x2 डैश 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 कहां तक? 1 से स्टार्ट करके आपको n तक जाना। हो गया। अब देखो ये जो आपने यहां पर लगा रखा है बार, x का बार, इसका मतलब क्या होता है? एवरेज आपको निकालना है। तो देखो सभी का जोड़ आपने किया, लोग कितने थे आपके? लोग 1 से लेकर n तक थे, लिखा, और अपोन में अगर आपके पास n ही लोग हैं तो n का डिवीजन कर दो। यही तो होगा ना। क्लास में स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जोड़े, 32 स्टूडेंट कितने हैं? 5। 32 में 5 का भाग दिया, 5 स्टूडेंट हैं। ये लिखने का तरीका बताता है। जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तब हम लोग रिप्रेजेंट करते टाइम इन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं, तो इनसे घबराने की बात नहीं है।
32 में भाग दिया तो 6.4 क्या निकल के आ गया यहाँ पर आपका मीन या फिर एवरेज। आगे एक और बात दे रखी है उसने, अब ये मत समझना कि ये कुछ अलग बात है, ये भी आसान सी बात है। देखो इसने एक बात दी कि भाई ये जो हम मीन निकाल रहे हैं, कई बार हमारे पास स्थितियां ऐसी भी आएंगी, i बराबर 1 to n होगा, हम लोग fi xi लिखेंगे और अपोन में अगेन हम लोग i 1 से लेकर n तक और यहाँ पर fi लिखेंगे। जब पहली बार मैंने तो इस चीज़ को 9th 10th क्लास में देखा था तो हम तो घबराए हुए से रहते थे, इनका रट्टा मारते रहते थे। बात बड़ी आसान है, ठीक है भाई। बात बड़ी आसान कैसे है, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या यहाँ पर अपने पास ऐसा सा, एक मिनट, चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल तो नहीं है। देखो एक एवरेज निकालने का ये तरीका था, मान लो कि आपके पास एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं, नंबर आए थे कुछ 7, 5, 8, 10, 2 इस टाइप से, 5 का भाग दे दिया, 10, 20, 7, 5, अच्छा वो का वही डेटा लिखा गया है, 6.4 निकल के आया था। कई बार क्या होता है, बात को समझना, कई बार क्या होता है 10 नंबर लाने वाले अपने पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स, 15 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट, 20 नंबर लाने वाले अपने पास 3, 2, 5 और ये 4 स्टूडेंट, 40 नंबर लाने वाले 1 स्टूडेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर ने मान लो 50 नंबर का टेस्ट लिया, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 10-10 नंबर आए, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 15-15 आए, 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 20-20 आए, 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसके 40 नंबर आए। यहाँ पर ऊपर वाली सारी बात को छोड़ो, क्या है क्या नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एवरेज बताना, तो आप क्या कहोगे कि सर पहले तो हमें चाहिए टोटल मार्क्स, बिल्कुल सही बात है। अपोन में क्या करोगे आप, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 4, 5, 2, 7 और 1, 10, तो टोटल स्टूडेंट तो आपके कितने हो गए, 10। मार्क्स कैसे करें, 3 स्टूडेंट हैं, हर एक के 10-10 नंबर आए, तो 10 गुणा 3 30, प्लस 2 स्टूडेंट हैं, 15-15 मार्क्स, 15 गुणा 2, प्लस यही पैटर्न आप लिखोगे आगे। एक्चुअल में यही तो बात है। ये किसको बताता है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है कि भाई फ्रीक्वेंसी मतलब नीचे काउंट कर रहे हो, इसका मतलब कितने स्टूडेंट, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट है टोटल, डिवीजन कर दिया। ये किसको बताता है, ये जैसे 1 हुआ, मान लो पहला जो ग्रुप है स्टूडेंट कितने हैं उसमें, 3 हो गए फ्रीक्वेंसी, गुणा में एक्स आई क्या है, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 10, ठीक है। अगले में चलते हैं, अभी हमने कितने ग्रुप बनाए हैं, 1 से लेकर 4 तक लिख दिया हमने। दूसरे ग्रुप की बात करें, 2 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 15, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 30। अगले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो एफ आई, 4 स्टूडेंट, गुणा में हर स्टूडेंट के मार्क्स, यही तो रिप्रेजेंट करता है 20 से, प्लस आगे लिख देता हूं, शायद दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स, एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स, अपोन क्या करोगे, एक्स को ऐड करके लिखोगे नीचे या एफ को ऐड करके लिखोगे, भाई फ्रीक्वेंसी को, लोगों की संख्या तो वही है, औसत निकालने का तरीका क्या, सबके मार्क्स ऐड कर दिए, नीचे लोग कितने हैं उनका भाग दे दिया। लोग आपके पास कितने थे, 10 थे। तो असल में आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, एवरेज में भी पूछ लेता है ऐसे सवाल कि एक कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे ग्रुप छोटा हो जाता है, आपको ये कह देता है कि वहां पर जो ऑफिसर काम कर रहे हैं हर एक की सैलरी 1 लाख रुपए है, बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 60,000 रुपए है। वहां हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें वो कह देता कि 5 ऑफिसर हैं या फिर 6 ऑफिसर दे रखे हैं, 4 अदर एम्प्लॉय दे रखे हैं, इस टाइप का कुछ भी होता तो 1 लाख को 6 से करते, 60,000 को 4 से करते, सबको ऐड करते, अपोन के अंदर कितने कर्मचारी उनका भाग देते, वहां ध्यान नहीं जाता। वहां एफ आई एक्स आई प्लस एफ आई एक्स आई ये नहीं ध्यान रहता है, वहां हम सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाते हैं। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, ये जस्ट आपका कॉमन सेंस है कि कई बार 10-10 नंबर वाले 3 स्टूडेंट हो गए तो टोटल मार्क्स कैसे ऐड होंगे, 10 गुणा में 3 फ्रीक्वेंसी को मार्क्स कितने हैं आपके, 10 से गुणा करोगे तब आपका काम चलेगा। चलो भाई, मीडियन वाली ये जो बात है ये हम लोग समझ चुके हैं कि मिड जब आपका एग्जिस्ट करता है तो सीधे सीधे ही हम लोग कह देते हैं कि भाई मीडियन आपकी ये है। मिड एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने आपको कहा था सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाओ,
2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लो और फिर कर दो सवाल को आप हिट। साइज बढ़ा देता हूं, देखना। देखो क्या कहा, नो स्टूडेंट की आपको हाइट दे रखी है। सवाल तो असल में ऐसा था, इसकी आपको मीडियन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इनको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालने की शर्त यही है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। लिखना पड़ेगा, सीधे तुक्का मारोगे सवाल गलत हो जाएगा। अब बात को अंडरस्टैंड करना। सवाल नंबर, ये क्वेश्चन चलो ऊपर वाला ही है ना, ठीक है। नो स्टूडेंट की आपको हाइट दे दी, मीडियन पूछी है, मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम में। अब जो सबसे बीच में, अब एक बात बताओ, नो स्टूडेंट है, 4 इधर 4 इधर, सबसे बीच में 5वें नंबर का स्टूडेंट, मीडियन क्या होगी, देखो पहला 144, दूसरा 145, फिर 147, 148, 149। तो इसका मतलब इसकी मीडियन क्या आ गई, 149। कुछ करना था, कुछ नहीं करना, डेटा को अरेंज करके लिखना ही पड़ेगा। कोई कहेगा कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, एग्जाम में आए और हम ऊपर से देख के बता दें, संभव नहीं है। अरेंज करोगे तभी सवाल सोल्व होगा। अब नीचे देखो 8 स्टूडेंट की हाइट दे दी, इस बार मीडियन क्या है तो इस सवाल को मैंने क्या किया, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके दे दिया। अब आपको पता 8 स्टूडेंट है, या तो आप ऐसा फॉलो करो कि भाई n/2 टर्म, 8/2 चौथी टर्म, n/2 + 1 चौथी और एक 5वीं टर्म। वैसे भी आपको पता है 4 टर्म इधर 4 टर्म इधर, तो चौथी और 5वीं टर्म का एवरेज। चौथी टर्म कितनी है भाई, 146, और 148 डिवाइड बाई 2 करोगे। एवरेज पढ़ाया था वहां, सिखाया था ना, या तो आप इसको ऐड कर दो या फिर इसको भी 146 + 2 मान लो। एवरेज 146 + 2/2, इसका क्या आ जाएगा 147, ऐड करके 2 का भाग दे दो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखना आगे फिर सवाल आ रहा है। सवाल आपके सामने ये है कि भाई 8 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं, इनका बहुलक बताओ। मतलब किस स्टूडेंट का लक सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब कौन से मार्क्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो आपने देखा 9, 7, 8, 4, 2, 5, 8, 6, क्या दिखा, 8 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इसका मतलब 8 यहां पर क्या हो गया, 2 बार जरूर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन मोड यहां पर कितना होगा आपका 8। ठीक है भाई। अब देखना जरा, यहां पर इन्हीं चीजों को मैंने वैसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया है। इसलिए अरेंज किया है कि अगर आप इसी सवाल की रेंज बताते, रेंज क्या करते, 9 में से 2 को लेस करते तो कितनी आ जाती, 7। अगर कोई कहता है इसका मीन क्या होता, तो सबको ऐड कर देते, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 2, और भाग कितने का देते, 8 का। अगर आपसे पूछता यहीं पर मीडियन 8 स्टूडेंट है तो चौथे और 5वें नंबर का 6 और 7, 13/2 कितनी आ जाती, 6.5। मोड इसका कितना निकल के आया है, 8। अब आपके मन में एक विचार और भी आ सकता है, और वो विचार क्या है वो विचार ये हो सकता है कि सर जैसे ये ऐसा सा कोई डेटा दे दे हमें, ठीक है, जैसे ये डेटा दे दे 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, ठीक है, आपसे पूछे इसका मोड क्या होगा, तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है भाई, सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4। अगर ये ऐसा होता डेटा कि 3, 3, 3, ठीक है, 4, 4, 4 और 2, 5, 5, अब इसका मोड क्या होगा, तब आप कहोगे सर 3 भी 3 बार आ रहा है, 4 भी 3 बार आ रहा है। अब मोड क्या होगा, इसका मोड 3 भी होगा और इसका मोड 4 भी होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बाई मॉडल। 3 भी हो सकते हैं मोड, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल, इस टाइप का भी सीन चलता। हालांकि एग्जाम में देखने को नहीं मिले, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आए, मान लो मेरे जैसा कोई एग्जामिनर होता तो एक चौथा ऑप्शन भी क्रिएट कर देता नोटा करके। एक ऐसा भी कर सकता था कि स्टूडेंट 3 + 4/2 करके 3.5 बताएगा, एक ऑप्शन ये डाल देते और एक नन ऑफ दिस डाल देते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, मोड अकेला नहीं होता है, मोड कई सारे हो सकते हैं। मीन एक ही होता है, मीडियन भी एक ही होती है, मोड कई सारे हो सकते हैं। हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनमें हमेशा ही एक होगा, रेंज भी आपकी एक ही होगी। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने, 9 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं, और यहां पर देखना जरा, इनकी क्या करनी है, आपको मीडियन फाइंड करनी है। एक सवाल मैं आपको सोल्व करवा देता हूं।
अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले नंबर कितने 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8, 8 और 9, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है भाई, सबसे पहले आपसे क्या पूछा, इसका मीन क्या होगा। सबको ऐड करो, 8 16 8 24, 8 चौक 32, 32 8 5 40, एक इसने इसको इधर दे दिया। 40 के बाद 6 2 8 48, 8 6 48, 8 7 56 और 1 57, 57/9। ये क्या आ गया अपना भाई मीन। आगे बात करें मीडियन, मीडियन क्या होगी, इधर से 4, इधर से 4, ये बीच में छोड़ा, ये क्या है भाई मीडियन। मोड क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन से नंबर की है, 8 की, तो 8 हो गया। रेंज क्या है, बड़े में से छोटे को लेस करो, मैक्सिमम नंबर 9 तक जा रहा है, सबसे कम, तो रेंज कितनी है 7। अगला सवाल आपका होमवर्क है। चलो भाई आगे फिर देखना जरा, यही बात फिर से वही वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना होगा। कई बार डेटा ग्रुप्ड होते हैं। अभी देखो पीछे हमने देखा था वो डेटा ग्रुप नहीं थे कि 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 15 नंबर वाले लाने वाले 3 बच्चे हैं, इस टाइप से हमने एक सवाल किया था ना। तो वहां डेटा क्या था, ग्रुप नहीं था। ग्रुप में जब डेटा होता है, ग्रुप के अंदर जब डेटा होता है तब कैसे डील करते हैं देखो ये वाला जो सवाल है यहां पर डेटा ग्रुप में नहीं है, आपको भी पता चल रहा है। ग्रुप में क्या होता है, 10 से 20 तक कितने, 20 से 30 तक कितने, 30 से 40 तक कितने, वो होता है ग्रुप डेटा। यहां सीधे सीधे क्या मार्क्स, 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर, टेस्ट लिया होगा, ये मार्क्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, ब्लू कलर वाले क्या है फ्रीक्वेंसी। ऊपर जो पार्ट लिखा है रेड में वो क्या है मार्क्स। मीन निकालना है, एवरेज, तो क्या करोगे, सीधे सीधे भाई 3 स्टूडेंट है हर एक के मार्क्स 1, 4 स्टूडेंट है हर एक के मार्क्स 2, इस टाइप से आप इन सारी की सारी चीजों को लिख लेंगे। क्या किया मैंने, फ्रीक्वेंसी को मार्क्स से गुणा किया, एफ आई को सी आई से एक्स आई से गुणा किया। या फिर ऐसे सवालों में एक बार आपको आदत पड़ जाए तो 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 7 गुणा 5 35, 6 गुणा 6 36। भाग किसका दोगे, भाग किसका दोगे, ऊपर एक्स आई का भाग दें या एफ आई का, कॉमन सेंस लगाओ यार, मार्क्स का डिवीजन थोड़ा ना जाएगा। सारे स्टूडेंट के नंबर लिख लिए तो भाग किसका दोगे, कितने स्टूडेंट हैं, फ्रीक्वेंसी का ही तो भाग दोगे। 6 5 11 12 13, 13 और 3 16 और 4 20, तो ये आपको यहां पर करना है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी। अगर यही बात देखो, एक एग्जाम्पल और दिया है, अगर यही बात आपसे पूछ ले मीन निकालने वाली, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उम्मीद नहीं है मुझे इस टाइप का कोई सवाल पूछेगा। ग्रुप्ड डेटा के अंदर दिख रहा होगा, या थोड़ा सा और जूम कर देते हैं अभी, जो हमारा ग्रुप्ड डेटा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 45 से इस टाइप से बढ़ाया 100 तक, 15 15 का गैप चल रहा है। स्टूडेंट कितने अभी 10 से 25 के बीच नंबर लाने वाले आपके 2 स्टूडेंट हैं, 25 से 40 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट सबसे ऊपर, ठीक है। क्लास मार्क या फिर वर्ग चिन्ह, यहां पर एक शब्द निकल के आएगा। तो जब भी कभी डेटा ग्रुप में होता है तो एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते थे, एफ आई को एक्स आई से गुणा करते थे। एफ फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स की संख्या, एक्स आई क्या था, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स निकल के आए। तो यहां पर देखो जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो देखो वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40 हमने लेफ्ट साइड के अंदर अरेंज कर दिया। उसके जस्ट राइट साइड में देखना, यहां पर उसके जस्ट राइट साइड वाला पार्ट है, स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं 3 हैं, ये डेटा दे रखा था। अब एवरेज निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी को एक्स से तो गुणा करोगे। तो क्या करें, 10 से 25 का जो ग्रुप है, अब उसमें 2 स्टूडेंट है, अब हो सकता है दोनों के 11 11 नंबर हो सकता है दोनों के 22 22 नंबर हो सकता है एक के 13 हो, एक के 24 हो सकता है दोनों के 17.5 17.5 हो। तो ऐसी संभावना, तभी मैं आपको क्या कह रहा था कि ये जितना भी मामला ये झूठ है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन ये अगर आपको आता है तो भाई आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो क्या किया जाता है, वर्ग चिन्ह लिया जाता है। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है आपका, ऊपर वाले मार्क्स नीचे वाले मार्क्स अपोन में 2, दोनों का ऐड। तो नीचे की रेंज 10 है, ऊपर की 25 है, ऐड किया 35 बटा में 2, 17.5।
अब एफ आई एक्स आई निकालना आपको, सीधे सीधे 2 से गुणा करोगे, 17.5 को 35 आ गया। अगले में देखो 25 और 40 का मिड लेना पड़ेगा। अब चाहे यहां पर दोनों स्टूडेंट के नंबर 26-26 हो, चाहे दोनों के नंबर 39-39 हो, लेकिन जैसा हमारे पास डेटा उसके हिसाब से 25 और 40 का मिड मान करके ही हमें चलना होगा, जो 32.5 है। 3 से गुणा करोगे, वही एफ आई एक्स आई। लास्ट में इसने ऐड कर दिया, 1860 है, इसमें 30 का भाग दे दोगे, टोटल स्टूडेंट 0 से 0, 186 में 3 का भाग दिया, 62 आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहीं पर आगे चल के अपना क्या आता है भाई, डेविएशन भी आएगा, डेविएशन या फिर विचलन। इसको तो चलो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो भाई, ये जो अपना सेशन है ये कंप्लीट हो जाता है डे 65। अब आज का जो सेशन था उसमें बातें ज़्यादा थी। अब रीज़न क्या, देखो जिस टाइप की बातें चलेंगी उतना तो बताना ही पड़ेगा। जीवन में कुछ भी बने, कम से कम रट्टू तोते तो ना बने कि ये पैटर्न है, इसकी ये ट्रिक है, ये पैटर्न है, ये इसकी ट्रिक है। मेरे ख्याल से आप रेलवे के जितने भी आप उठा करके देखेंगे पुराने पेपर, इतना कुछ आपने समझ लिया है। इसके हिसाब से जो उन्होंने सवाल पूछे, 1-2 फॉर्मूले पर बेस्ड है, उनको हटा दो भाई। इसके अलावा जितने भी सवाल हैं आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और वो एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था, मीन, मोड, मीडियन, आपकी रेंज वगैरह, ये जितना भी कुछ है उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ ले जाते हैं तो फिर आपके 70% सवाल तो बिल्कुल सोल्व हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर अभी तक जो पूछे गए। तो कल का सेशन अपना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। अच्छे नहीं भी लगते, कोई सजेशन आपको, तो कम से कम सजेशन भी आप रख सकते हैं। बाकी आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।